हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 20th ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडोनेशिया ने इंडिया से मूंगफली, जिसे ग्राउंडनट भी कहते हैं, लेने से मना कर दिया है। मैं आपको समझाऊंगा क्या है कारण, उसका किस तरीके से एक ब्रॉडर इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ इस आर्टिकल से अप्रॉक्सीमेटली 7 PYQs मैं निकालूंगा। आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा किस तरीके से करंट से हमें स्टैटिक पोर्शन को पिक करना होता है। ये जीएस पेपर 2, साथ ही साथ जो हमारा जीएस पेपर 3 में एग्री और इकोनॉमिक सेक्शन होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है इंडिया के टी प्रोडक्शन पे और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है टी प्रोडक्शन के ऊपर। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। थर्ड आर्टिकल बात करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के ऊपर। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा डेरिवेटिव के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताऊंगा। फिर इससे कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिर हमारा फोर्थ आर्टिकल बात करता है पैरामिलिट्री ने स्ट्राइक किया है दारफुर रीजन में। ये जीएस पेपर 2 IR के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। दारफुर रीजन से PYQs भी पूछे गए हैं, मैं आपको शो करूंगा। मैप के ऊपर आपको दिखाऊंगा ये क्या है, इसका पूरा बैकग्राउंड। फिफ्थ आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म के ऊपर कुछ बात कही है और उसका रीज़न क्या है, मैसूर का दशहरा इवेंट। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या था पिटीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया है। वो सारी एक ब्रॉडर ओवरव्यू आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को कैसे एक कंसिडर करके अपना जजमेंट सुनाया है। जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। लास्ट आर्टिकल बात करता है हमारा इंडिया का क्लाइमेट और उसकी हेल्थ, उसमें किस तरीके से हम लेसन्स ले सकते हैं। जो इंडिया की वेलफेयर पॉलिसीज़ है उसे क्या क्या लेसन लेने चाहिए, जो बाहर एक पर्टिकुलर लेवल पे देखा जाए तो एक हेल्थ का जो कन्वेंशन हुआ था, क्लाइमेट का जो कन्वेंशन हुआ था या हो रहा है, उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो अभी आपको सुनने में लग रहा होगा, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हर एक आर्टिकल के बारे में आपके पास एक बहुत ही इन डिटेल और बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, आपकी जो इंटरप्रिटेशनल स्किल्स होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स होती है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। GS2 2018 का क्वेश्चन भी है, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल। आप देखेंगे ये जो आर्टिकल दिया है, इस आर्टिकल के पॉइंट्स का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। इस पूरी समरी का PDF आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आपको तो बैटल IAS 16 पे आप मैसेज कर सकते हैं। उसकी क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उन सबको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। हाँ, देखिए पहला आर्टिकल कितना छोटा सा, आप अगर इसे गिनती भी करोगे तो हार्डली ये 30 से 40, बहुत छोटा सा एक आर्टिकल आपके सामने है। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे दिया क्या है, एक बार पहले इस आर्टिकल के रेफरेंस में पढ़ते हैं। एक्सपोर्टर्स ऑब्जेक्ट इंडोनेशियाज डिलेड एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। अब देखिए यही होता है स्टैटिक टर्म। अब आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज करंट अफेयर, न्यूज़पेपर में क्या होता है, जो आए दिन हुआ है वही तो न्यूज़पेपर होता है। अब जो पेपर होता है वो न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं बनता आपका UPSC, वो बनता है न्यूज़पेपर में कोई ऐसा टर्म है जिसका नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है। अगर आप प्रीलिम्स का बेटा सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली लाइन ही लिखी हुई है करंट इवेंट्स, और जिसका नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो, ऐसे कुछ भी नहीं उठा लेना है आपको। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं आर्टिकल को पिक करता हूं आपके लिए। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, इंडोनेशिया ने ग्राउंड नट का जो इंपोर्ट है वो इंडिया से रोक दिया है, और उसके पीछे रीजन कहा जा रहा है कि भैया जो ग्राउंड नट मूंगफली है उसमें कंटेमिनेशन है, किस चीज़ का, एफ्लाटॉक्सिन का। ये टॉक्सिक मोल्ड है या फंगस है जो लग जाती है मूंगफली के ऊपर, और उस फंगस का नाम क्या है, एस्परगिलस फ्लेवस, ठीक है। तो ये जनरली फंगस जब मूंगफली के ऊपर लग जाते हैं तो वो बन जाते हैं एफ्लाटॉक्सिन के फॉर्म में, और जो एफ्लाटॉक्सिन बन जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन एक कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर कॉजिंग एलिमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपका जेनोटॉक्सिक भी है, साथ ही साथ ह्यूमन एनिमल दोनों पे इम्पैक्ट करता है। अब जो एक्सपोर्टर हैं, जो इंडिया से इन्होंने एक्सपोर्ट किया मूंगफली को, उनका क्या कहना है, उनका कहना है भाई साहब इन्होंने जो एफ्लाटॉक्सिन के बारे में बताया हुआ
हुआ है, जो वहाँ की आईक्यू है जिसे इंडोनेशिया क्वारंटीन अथॉरिटी भी कहते हैं, उन्होंने 3 महीने बाद कंसाइनमेंट जब पहुँच गया तुरंत उनको बताना चाहिए कि एफ्लाटॉक्सिन की दिक्कत 3 महीने बाद बता रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, अगर कोई चीज़ रखी रहेगी तो उसमें धीरे धीरे फंगस लगेगा। तो ये एक्सपोर्टर का कंसर्न है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि भाई साहब जो टेस्टिंग नॉर्म्स हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, क्योंकि जो आईक्यू है जो आईक्यूए है इंडोनेशिया क्वारंटीन अथॉरिटी, वो केवल 1 किलो सैंपल को लेकर के उन्होंने ये चीज़ टेस्ट की है। लेकिन जो एपीडा है, इंडिया की बोलते हैं ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे कहते हैं, अभी आपको एपीडा के बारे में समझाऊंगा, इससे भी पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो 20 किलो की सैम्पलिंग कम से कम करते हैं किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। और ये जो WTO का स्टैंडर्ड है वो भी यही कहता है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो भी कहता है भैया अगर कोई कंसाइनमेंट बाहर से आ रहा है तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो उठाओ, एक प्रॉपर चंक में उठाइए और फिर टेस्ट करिए, इससे अच्छा कैसा आइडिया होगा। ठीक है। अब एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में इसका काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है, क्योंकि जो 2025 का खारिफ सीज़न है, जो ग्राउंडनट जिसे मूंगफली कहते हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली 48 लाख हेक्टेयर में इसको बोया गया है, और ये कहीं ना कहीं पिछले साल से ज़्यादा है। तो अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और अगर इस तरीके से इम्पोर्ट पे बैन लग जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, और ज़्यादा जो आपके ग्राउंडनट के फार्मर्स हैं। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया। बस इतना ही है आर्टिकल जो आपके सामने है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ये मैंने ग्रीन लाइन कर रखी है, इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला है ये बात। एफ्लाटॉक्सिन मैंने बता दिया टॉक्सिक मोल्ड्स होता है। ठीक है। कौन से फंगस होते हैं? एस्परगिलस फ्लैबस, फिर ए पैरासाइटिकस, ये कार्सिनोजन होते हैं एक तरीके से। एपीडा क्या है? ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं इसको। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंडिया का एक्सपोर्ट रेगुलेटर कहा जाता है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनका जो एक्सपोर्ट का स्टैंडर्ड सेट होता है वो एपीडा सेट करती है। WTO स्टैंडर्ड आपको ऑलरेडी बताया। खरीफ सीजन क्या होता है? मॉनसून क्रॉपिंग सीजन भी कहा जाता है, जनरली जून से अक्टूबर में होता है, और उसमें ग्राउंडनट एक मेजर क्रॉप होती है। ठीक है। आपको जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे, ये एफ्लाटॉक्सिन है, जैसे ग्रीन 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 लग जा रहा है, ये सारे एफ्लाटॉक्सिन के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर कभी कोई एफ्लाटॉक्सिन से कोई भरा हुआ एलिमेंट या कोई फूड खा रहा है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि इम्पैक्ट एनिमल्स के ऊपर भी हो सकता है और ह्यूमंस के ऊपर भी हो सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको खारिफ सीज़न के बारे में बताता हूँ। जैसे खारिफ सीज़न है तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाना ज़रूरी है। खारिफ सीज़न में आपको मैंने बता दिया जो ग्राउंडनट होती है वो आपका खारिफ सीज़न में होती है, थोड़ा सा सैंडी और लोम सॉइल में होती है। ठीक है। ये वार्म, गर्म और हल्का सा मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक। अब यहाँ पे सीसमे जैसे तिल भी कहते हैं वो भी एक खारिफ क्रॉप होती है। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बेसिक पता करो सीजन कौन सा है, सॉइल कौन सा है, इतने में आपका काम बन जाएगा। फिर आप देखो पर्ल मिलेट जिसे बाजरा भी कहते हैं, वो भी खारिफ सीजन में होती है। इसको ड्रॉट रेसिस्टेंट भी कहा जाता है। ये ऐसी क्रॉप होती है जो सूखे को झेल सकती है, अगर पानी नहीं भी होगा तब भी उगने की क्षमता रखती है। फिर एक नाइगर सीड जिसे रामतिल भी कहते हैं, ये भी एक खारिफ क्रॉप होती है जिसे एक तरीके से ट्राइबल्स या हिली रीजन्स में ग्रो किया जाता है। राइट। अब इतना आपको मैंने अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ MSP क्या होता है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आप एक फार्मर हो, आपने कोई भी चीज़ बोई है, लेट्स से एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं कि आपने तिल बोया हुआ है। ठीक है। अगर आपने तिल बोया हुआ है और आपका मार्केट में डिमांड हो ही नहीं रही है, आपने तिल बोने के लिए 1000 रुपये लगा रखे हैं, लेकिन आप मार्केट में देख रहे हो आपको केवल 900 रुपये मिलेंगे, क्या आप बेचोगे? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ठीक है, हम जो है ना मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट जो फार्मर ने पैसा लगाया वो तो निकला है। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए होता है कि भाई रिगार्डलेस कैसा भी हो प्रोडक्शन, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, इतना मिनिमम अमाउंट तो हम देंगे ही देंगे फार्मर को। अब ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट 1962 के द्वारा किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए MSP कौन रिकमेंड करता है? CACP करता है। इसका अप्रूवल कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देती है। दैट्स ऑल, इतना ही पता होना चाहिए MSP के बारे में। अब नॉर्मल MSP क्रॉप देखा जाए 23 क्रॉप उसमें डाली, जैसे पैडी, वीट, पल्स, ऑयल सीड, कॉटन, ये सारी चीज़ें MSP में डाली जाती हैं, और गवर्नमेंट इन सारे MSP क्रॉप में से कुछ क्रॉप्स को क्या करती है? प्रोक्योर कर लेती, खुद भी ले लेती है, जिससे उसकी जो PDS चल रही है, जो फूड की स्कीम चलती है, इसमें क्या कहते हैं राशन देते हैं, उसके लिए भी वो लोग प्रोक्योर कर लेती है गवर्नमेंट। अब
कैश क्रॉप के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैश क्रॉप में क्या होता है, शुगर केन एक कैश क्रॉप है, कॉटन जूट को भी एक तरीके से कहा जाता है, लेकिन मेन आपको शुगर केन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई एमएसपी नहीं होती है, यहाँ पे जो वर्ड होता है वो होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है। अगर कोई गन्ने की खेती कर रहा है तो उसे एमएसपी नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा एक फेयर और ऐसा प्राइस जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग है। अब ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो कि अब ध्यान रखिएगा, इसको कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सॉरी। तो अब इसको कौन, ये आपको पता होना चाहिए, शुगर केन का जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है वो डिसाइड होता है CCEA के द्वारा, और जो बाकी एमएसपीज होते हैं वो CACP करती है, इसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही आपको पता होना चाहिए। कॉटन जूट एमएसपी के अंदर कवर तो होते हैं, लेकिन इसकी जो जनरली प्रोक्योरमेंट होता है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो उनको खरीदते हैं और बेचने का काम करते हैं। दैट्स ऑल, इतनी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अगर एक बार में नहीं भी आए तो एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। अभी मैं आपको और समझाता हूँ इससे कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं। यूपीएससी 2015 में देखिए, द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, अब आप बताओ, मैंने अभी तो कहा आपसे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब देख लो कितना डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी 2012 क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ग्राउंडनट, सीसम, पोलिमिनेट, विच ऑफ द अबव इज प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप। अभी मैंने आपको बताया तीनों की तीनों खारिफ क्रॉप हैं, मतलब ये मानसून क्रॉप्स हैं, तो 1 2 3 आपका सही हो गया। तो आप देखिए 2018 का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने आपको कहा है, देखो यहाँ पे आपको कौन कौन से हैं वो ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन आप ये जरूर ढूंढिए, जब आपको 6 से 7 ऑप्शन कभी भी यूपीएससी दे, ऐसे टर्म्स दे, तो वहाँ पे ये ढूंढो कौन सा नहीं है। तो अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कॉफी एक कैश क्रॉप में आती है, तो कॉफी में कोई एमएसपी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो एमएसपी तब दिया जाता है जब उस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड ना हो, चाहे एक्सपोर्ट के रिगार्ड में देखा जाए चाहे इंपोर्ट के डिमांड में देखा जाए, ठीक है। लेकिन कॉफी के बारे में आप सबको पता है भाई, ये कैश क्रॉप है, तो कॉफी जहां नहीं है आप उस चीज को हटा दोगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि भाई साहब कॉफी कहां नहीं है। कॉफी 3 अगर देखोगे यहां है कॉफी, यहां है, यहां है, तो मतलब 2 4 5 एंड 6 इज द राइट वन। अब आपका और कौन कौन सा है, टर्मरिक आपको पता होगा, तो उसमें भी आपका एक तरीके से जो अनाउंसमेंट वो नहीं करती है, कौन, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और साथ ही साथ आप देखोगे एरिका नेट, जिसे आप लोग सुपारी भी देखते होगे, उसके लिए भी एमएसपी नहीं गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड करती है। तो बाकी सारी जो चीज़ें बनी है उनके लिए क्या एमएसपी देती है, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, इन सब के लिए एमएसपीज गवर्नमेंट ने किया। अब ध्यान से देखो, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, सीस में अब आपको समझ में आएगा भाई यही सेम चीज़ अभी यूपीएससी ने कहाँ पूछी है, 2012 में पूछिए। कनेक्शन देख रहे हो आप, एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न पे ही, कुछ भी नहीं चेंज किया, 1 2 3, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे कर दिया 5 6 7। आप कनेक्शन देख रहे हो किस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछ रही है, एग्जैक्टली बस आगे कल के उन्होंने चेंज कर दिया है और कॉन्सेप्ट दूसरा पूछ लिया। इसी वजह से मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। Consider the following statement regarding aflatoxin M1. Aflatoxin are group of naturally occurring toxins. They impact human and animal but not crops. ये गलत है। क्या एफ्लोटॉक्सिन के बारे में मैंने बताया कि ये ह्यूमन एनिमल को इम्पैक्ट करता है लेकिन क्रॉप्स को नहीं करता? अरे अभी तो इम्पैक्ट ही कर रहा है ना ग्राउंडनट को, आप देख ही रहे हो। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो 1 ओनली इज द राइट वन। अब देखिए मैंने कितने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, 1 2 3 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन PYQs का उस छोटे से आर्टिकल से लेके आऊँ। मैं बताना आपसे ये चाह रहा हूँ बेटा कि कभी भी कोई भी आपके सामने आर्टिकल आ रहा है तो उसको आप एक ब्रॉडर लेवल पे सोचिए कि किस तरीके से उससे क्वेश्चंस या स्टैटिक पोर्शन आप पिक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टी प्रोडक्शन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब हुआ क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफरेंट जगहों पे आप देख रहे हो, कहीं गर्मी कहीं ठंडी, इस तरह से हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हम पर्टिकुलरली बात करेंगे टी के ऊपर कैसे पड़ रहा है। तो टी का क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो उसकी प्रोडक्शन है, जो उसकी यील्ड है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, और जो पेस्ट हैं, डिसीजेस हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है प्रोडक्शन पे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया पेस्ट के रिगार्ड में, तो आपको पता होना चाहिए एफ्लोटॉक्सिन, जो अभी जस्ट पता है मैंने। अब ये एक पहला चैलेंज हो गया टी में।
दूसरा चैलेंज है कंजम्पशन चैलेंज जिसे कहते हैं। तो जो डोमेस्टिक चैलेंज है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसमें कहीं ना कहीं बूस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी टी का जो यूज़ है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। गवर्नमेंट की कैंपेन्स की ज़रूरत है, साथ ही साथ न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसे अफ्रीका और घाना जैसी मार्केट है, वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपका टी को। साथ ही साथ ओल्ड मार्केट को भी रिवाइव करने की ज़रूरत है, जो रशिया और ईरान में प्रीवियसली डेकेड्स पहले और अभी भी कर रहे हैं, बट स्टिल हमें रिवाइव करने की बात की जा रही, मतलब और स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें उस पर फोकस करना होगा जिससे टी को एक्सपोर्ट किया जा सके। अब इंडस्ट्री स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ब्रांडिंग को और अच्छे तरीके से ब्रांडिंग पे फोकस करना होगा। यूथ कंज्यूमर, जो यंग कंज्यूमर्स हैं, उनको अपील करना होगा कि वो टी के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं आके इन्वॉल्व हो। तो देखिए छोटा सा आर्टिकल है, अब यहाँ पे देखो आपको ये बेसिक आर्टिकल के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ टी के रिगार्ड में जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब टी क्या है, ये इंडिया का टी प्रोडक्शन की बात की जाए तो मेजर स्टेट्स जो होते हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इवन तो हिमाचल प्रदेश, इन सब जहाँ पे क्या होता है, टी का प्रोडक्शन होता है। क्लाइमेट का इंपैक्ट कैसे हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, फिर पेस्ट और डिसीज, वही सेम चीज़ जो आर्टिकल में डिस्कस हुई है, मैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। कंजम्पशन एक्सपोर्ट की बात की जाए, वो क्या क्या होना है बता दिया आपको। इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी वो भी मैंने पीछे से कनेक्ट कर दिया। अब आपको स्टैटिक पोर्शन में टी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो जिस तरीके से एपीडा एक बॉडी है, अभी मैंने आपको बताया, उसी तरीके से टी बोर्ड भी एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा डील किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री टैकल करती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसके ओवरसीज ऑफिस भी दुबई, मॉस्को में देखने को मिलते हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया के। इसका मेन रोल क्या है, डेवलप करना, रेगुलेट करना और प्रमोट करना किस चीज़ को, टी को अच्छे तरीके से। अगर कुछ की स्कीम्स की बात की जाए, मार्केट प्रमोशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करती है गवर्नमेंट, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है वो प्लांटेशन, जो टी प्लांटर्स हैं, उनको मिल सके अच्छे तरीके से। ये मैंने स्टैटिक पोर्शन आपको अच्छी खासी नॉलेज इसकी प्रोवाइड कर दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया। अब आपको समझ आया मैंने टी को क्यों इंप्लीमेंट किया या टी को क्यों पिक किया मैंने, रीजन ये था। टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आप बताओ मुझे क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, कहाँ पे है, बेंगलुरु है, कोलकाता है, तो ये भी गलत हो गया आपका। फिर क्या है, द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ओवरसी ऑफिस दुबई एंड मॉस्को में उसका प्रेजेंट है, तो सेकंड एंड थर्ड आपका गलत हो जाएगा। 1 and 4 इज द राइट वन। आप आसानी से बता पाओगे भैया हमारा डी स्टेटमेंट इज द राइट वन। आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कंप्लीटली इन रिगार्ड्स विद टी। अब आते हैं 22 का क्वेश्चन एक और देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आंध्रा, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, चारों के चारों स्टेट में आपको टी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मैंने अभी आपको वहाँ पे बताया भी था आर्टिकल में कि किस जहाँ पे, हिमाचल प्रदेश ही बोला, केरला, आंध्रा, त्रिपुरा, इन सब जहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जनरली नोन, ठीक है, जनरली नोन में कहा जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। तो जनरली तो कहीं भी हो सकता है ना टी का प्रोडक्शन, तो आपको अपनी बेसिक कॉमन सेंस लगानी होगी। कभी भी यूपीएससी बहुत ही जनरलाइज चीज़ बोल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस को कवर कर सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले आपको बेसिक जो आर्टिकल के बारे में है वो मैं समझा देता हूँ आपको। अब वो कह रहा है जो सेबी और आरबीआई है वो आपस में बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बूस्ट किया जाए। दैट्स ऑल, इतना ही पता होना चाहिए, इसमें और डिटेल में आपको नहीं जाना है। सिंपल, कॉर्पोरेट बॉन्ड की मार्केट को बूस्ट करने के लिए सेबी और आरबीआई बात कर रहे हैं। कैसे होगा, 10 लाख करोड़ का बॉन्ड इशू किया जाएगा। फिर इन्वेस्टर्स जो होंगे उनको, जो इन्वेस्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, मैंने कल ही समझाया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सब क्या है, जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जा रहा है मतलब जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स होते हैं, पेंशन फंड जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सब फॉरेन वाली जो होती हैं उनको हम FII कहते हैं। जो डोमेस्टिक लेवल पे होती हैं जैसे LIC हो गया, SBI हो गया, जब ये आकर के स्टॉक में आकर पैसा लगाएंगे तो वो कहलाएंगे आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट इन द सेंस सेबी आरबीआई बात कर रहे हैं कैसे इसको हम ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड पता होना चाहिए आपको। म्यूनिसिपल बॉन्ड कौन इशू करता है? म्यूनिसिपल अथॉरिटीज इशू करती हैं। अब एक बात समझिए, बॉन्ड क्या है आसान सी भाषा में। आसान भाषा में बताऊं तो बॉन्ड का मतलब होता है जब आप बैंक के पास पैसा लेने जाओ, बोलो भैया मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, बैंक आपको लोन दे देगा, दैट्स ऑल। सेम उसी तरीके से बॉन्ड का मतलब दो लोगों के बीच एक समझौता होता है जिसमें आप लोन देते हो। आप लोन ले नहीं रहे हो, आपके पास 5 लाख रुपए है, तो एक कंपनी ने बोला भैया मुझे 5 लाख रुपए दे दो और उसके बदले में आपको मैं एक सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। तो बोलोगे मेरा क्या फ़ायदा? तो बोलोगे भैया हम ना आपको इंटरेस्ट देंगे। तो बॉन्ड में हमेशा ध्यान रखिए इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको प्रीमियम मिलता है। और वो कंपनी कहती है भैया आपको हम 5 साल बाद इतना पैसा सूद समेत आपको वापस कर देंगे। तो बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब होता है एक तरीके से लोन देना, लेकिन लोन नहीं बोलोगे, सिर्फ पैसा लगाना होता है बॉन्ड मार्केट में। बस वो एक ऑब्लिगेशन होती है उस कंपनी के ऊपर जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, क्योंकि पैसा आपका है, आपको मिलेगा ही मिलेगा वो, ठीक है। ये होता है बॉन्ड। तो अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का मतलब आपको समझ में आओगे, मतलब कॉर्पोरेट जो डिफरेंट कॉर्पोरेट हैं, कंपनीज हैं, उन्हीं को कहा जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड जब वो बॉन्ड इशू करेंगे, मतलब जब वो लोन की मांग करेंगे आपसे। और ये सारी चीज़ें एक मार्केट में होती है, उसी मार्केट को हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कहते हैं। बस इतना ही यहाँ पे आपका वाइंड अप हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जाता है फंड को रेस करने के लिए। आपको समझा दिया, पब्लिक प्राइवेट दोनों कंपनीज पैसा मांग सकती हैं इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। अब इसमें कौन इन्वेस्ट करता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। अभी मैंने आपको बताया ये इंस्टीट्यूशन होता है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। रिटेल मतलब एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स भी कर सकता है। अब देखिए दो मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पे पहली बार बॉन्ड को इशू किया जाता है और इन्वेस्टर को सोल्ड कर दिया जाता है। अब वही इन्वेस्टर, अगर आप पहले बायर हो बॉन्ड के तो आप प्राइमरी मार्केट के कहलाओगे, लेकिन जब आपने उसी बॉन्ड को आगे ले जाके बेच दिया किसी दूसरे ट्रेडर को तो वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा बन जाएगा। तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जहां से स्टार्टिंग हो रही है किसी स्टॉक की या बॉन्ड की, तो प्राइमरी मार्केट के अंडर आता है। अब डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि एक, अगर आपका मान लो टेबल है, ठीक है, टेबल में डिफरेंट आपके स्टॉक्स हैं, उनके प्राइसेस दिए गए हैं। तो डेरिवेटिव का साधारण सा मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक का या किसी भी बॉन्ड का जो प्राइस है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। दैट इज, इतना ही आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एसेट है, अगर आपने एक तरीके से एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, बॉन्ड मतलब अब बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग कंपनीज अपना बॉन्ड इशू करती हैं। तो मान लो ये ABCD कंपनी ने अपना लोन दे रखा है, तो ये पूरा जो होगा इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट दे रखे हैं। तो अगर आपने इसी इंडेक्स में 100 रुपए लगा दिया मान लेते हैं, तो अगर आपका इंडेक्स में पैसा लगा हुआ है तो अगर कहा जा रहा है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि ये इसके अंडर, ये तो एक इंडेक्स हो गया। क्या इंडेक्स कोई एक बॉन्ड है? नहीं, इंडेक्स के अंदर तो ABCD सब आ रहे हैं। तो अगर A के प्राइस में चेंज होगा तो उससे क्या होगा? उससे चेंज होगा ओवरऑल इंडेक्स भी। तो डेरिवेटिव को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर कभी भी कोई अंडरलाइंग एसेट है किसी बॉन्ड का, किसी इंडेक्स का, अगर उसके प्राइस में चेंजेस होता है तो ओवरऑल स्टॉक में या ओवरऑल उस इंडेक्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बस इतना ही समझिए आप, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, अंडरलाइंग बॉन्ड्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के। इंडेक्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के एसेट्स और बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है बेसिकली, ठीक है। चलो अब देखते हैं यूपीएससी 24 का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? कंपनीज, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स। आप आसानी से बोल दोगे सर सारे के सारे कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन आया कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड बोला गया है, लेकिन आपको इंडेक्स, डेरिवेटिव इन सब पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल समझो ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड है क्या। यूपीएससी आपको बहुत ही इन्वेस्टर या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बना रही है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पैरामिलिट्री की स्ट्राइक हुई है जिसमें 75 लोगों की मौत हो गई है। कहाँ पे? सूडान, दारफुर में, ठीक है। सूडान की पैरामिलिट्री जिसका नाम RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, उसने क्या किया है? स्ट्राइक करके 75 लोगों की मौत हो गई है। कहाँ पे हुई है? इसने एक मॉस्क्यू को हिट किया है जो कि वेस्टर्न सिटी ऑफ अल फशेर है, फ्राइडे को। अल फशेर, अब देखिए अल फशेर लिखा हुआ है, क्या मैंने पहले आपको अल फशेर कभी समझाया है?
बिल्कुल समझा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आर्टिकल का रेलेवेंस दिया। 23 अगस्त का अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिक, वहाँ पे भी क्या हुआ था, वहाँ उस टाइम पे भी आरएसएफ ने अटैक किया था दारफुर सूडान में, और उससे क्या हुआ था, उससे 75 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ, अल फशेर सिटी, अबू शौक डिस्प्लेसमेंट कैंप और जमजम कैंप, ये तीन के तीन मैंने आपको कहे थे दिमाग में रखना। पहला क्या है, मेरे साथ बोलिए, अल फशेर सिटी कहाँ पे है, ये दारफुर में है। अबू शौक डिस्प्लेसमेंट कैंप ये कहाँ पे, ये भी वहीं पे। जमजम कैंप ये भी है। अब जमजम कैंप से आपको पता होना चाहिए बीडी कैंप कहाँ पे, क्योंकि इससे कनेक्टेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपको पता होना चाहिए जो आपके बोलते हैं रेफ्यूजी कैंप जितने भी होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे क्वेश्चंस जनरली यूपीएससी पूछती है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है। अब यहाँ पे मेन टारगेटिंग जो होती है वो एथनिक टारगेटिंग कही गई है कि भैया जितने भी विक्टिम्स यहाँ पे मरे हैं वो कहीं ना कहीं अफ्रीका के जगावा और आपके बर्टी ट्राइब के लोग हैं जिनके ऊपर टारगेट आरएसएफ ने किया हुआ है। इसे में ह्यूमन राइट कमिश्नर ने भी इस चीज़ को कंप्लीटली कंडेम किया है कि इस तरीके से अगर लोगों की मौत होगी, जैसे 89 लोग उस समय मरे थे, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को एब्सोल्युटली वॉयलेट करता है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो गया। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि एस्टोनिया ने एक्यूज किया है रशिया को कि भैया उसने एस्टोनिया का एयर स्पेस का वायलेशन किया है गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास। तो अब आपका होमवर्क क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड को मैप पे देखिए, उसके सराउंडिंग कंट्रीज को देखिए। पहली चीज तो ये करिए, एस्टोनिया कहाँ है, एस्टोनिया की बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछा गया, नॉर्थ सी की बॉर्डर के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो मैं आपको प्रोवाइड किया है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा दारफुर रीजन के बारे में। ये सूडान है, सूडान देखो रेड सी से कनेक्ट हो रहा है, इरिट्रिया, फिर इथोपिया। यहाँ पे आपको मैंने गर्ड डैम के ऊपर बताया था, यहाँ पे बहुत बड़ा डैम बना है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करना, इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से और अच्छे तरीके से हाइड्रो पावर का यूज करके जो लोकल डिमांड है बिजली की उसको फुलफिल करना। सूडान का रीजन है, इसकी कैपिटल खार्तूम है, आपको पता होना चाहिए। ये दारफुर रीजन है, ठीक है, ये दारफुर रीजन है। दारफुर रीजन की जो बाउंड्रीज हैं आप देखो एक बार, एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, लिबिया, ये सब आते हैं, ठीक। अब आप ये देखिए बेसिक फैक्ट में, खार्तूम है, लोकेशन नॉर्थ ईस्ट है अफ्रीका की, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की जब तक साउथ सूडान स्प्लिट नहीं हुआ था। देखो ये सूडान पहले सब एक था, लेकिन क्या हुआ, साउथ सूडान फिर अलग हो गया, लेकिन तब तक ये सबसे बड़ी कंट्री के अंदर आती थी अफ्रीका की, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अरेबिक है, इंग्लिश भी बोली जाती है, बस ये बहुत ही बेसिक बात है। इसी में ये भी समझो कि ये जो आपका सूडान है ये आपका साहेल रीजन का हिस्सा है। साहेल रीजन का मतलब क्या होता है, साहेल रीजन एक डिवीजन लाइन है बिटवीन आपका सहारा डेजर्ट और नीचे के एरिया की। सहारा डेजर्ट क्या है, पूरा सूखा ड्राई डेजर्ट है, और जो नीचे वाला एरिया है ये ग्रीन वाला एरिया है। तो एक तरीके से साहेल रीजन को ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। 10 कंट्रीज में साहेल रीजन जनरली होते हैं, तो साहेल रीजन को ये मत समझिए क्या कोई एरिया है, क्या कोई कंट्री, नहीं, इसमें 10 कंट्रीज आती हैं जो एक तरीके से ट्रांजिशन का काम कर रही हैं सूखे से ग्रीनरी की तरफ, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो अब देखिए 24 का क्वेश्चन, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन, मतलब इसी पूरे के पूरे साहेल रीजन की बात हो रही है। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली राइट। देयर हैव बीन मिलिट्री टेकओवर्स, कूप्स, डिक्टेट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। अभी तो पता है आपको मैंने, सूडान में ऑलरेडी चल ही रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज द राइट वन। अब देखिए बॉर्डर देखिए सूडान की, आपकी बॉर्डर आप देखोगे तो इजिप्ट, इरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चड और लीबिया, सब क्या है, ये सारी बॉर्डर्स हैं सूडान की। इसको ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि 2 बार आर्टिकल आ चुका है। एक बार चलो आर्टिकल आया तो मैंने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन दोबारा फिर से आया। आई थिंक दारफुर 2 से 3 बार आ चुका है, तो देयर आर हाई चांसेस कि दारफुर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पूछने के चांसेस मुझे क्या लग रहे हैं, अल फशेर सिटी पे पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ है पर्टिकुलरली दारफुर के बारे में भी, ठीक है। चलो अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो खार्तूम पूछा गया, अभी मैंने आपको बताया खार्तूम सूडान कैपिटल है, यही गलत कर दोगे। फिर 2017 में देखिए आप क्वेश्चन, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ध्यान से, तो खार्तूम पूछा गया नहीं पूछा गया, कहाँ पे लिखा है आप ध्यान से देखोगे तो नाइल रिवर। खार्तूम का एक और रेफरेंस क्या है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो नील रिवर है ये ऐसे जा रही है, ये ब्लू नील रिवर खार्तूम पे मिलती है आपका व्हाइट नील से, और यहाँ से नील रिवर बन के निकल जाती है। तो जो गर्ड डैम बना हुआ है ये बना हुआ है किस चीज़ पे, ये बना है नील रिवर पे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो
ये आपको मैंने समझा दिया, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। 22 का क्वेश्चन देखिए, बीडी बीडी कैंप के ऊपर है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ददाब रेफ्यूज कैंप। तो आप देख रहे हो, इसीलिए मैंने आपको जमजम कैंप के बारे में बताया, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जमजम कैंप कहाँ पे है, क्या वहाँ पे रेलेवेंस है। बोल सकते हैं वहाँ पे ये ट्राइब का ज़्यादा, बोलते हैं ना, वहाँ पे प्रेवलेंस है, पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सेक्युलरिज्म के ऊपर। तो एक पिटीशन बोलते हैं ना डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्हें कहा गया था भाई साहब जो दशहरा फेस्टिवल होता है कहाँ पे, मैसूर में होता है, तो वहाँ पे जो इनॉग्रेशन है बानू मुश्ताक के द्वारा किया जा रहा है, जो कि मुस्लिम बुकर प्राइज के विनर हैं। तो जो पिटिशनर है उसने कहा कि भाई साहब ये चीज़, अगर दशहरा फेस्टिवल एक हिंदू फेस्टिवल है, उसमें एक मुस्लिम अगर आ करके इनॉग्रेट करेंगे तो वो हिंदी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, जैसे लिखा है पिटीशन डिसमिस्ड, और कहा कि भाई साहब जो प्रियम्बल है हमारे भारतीय संविधान का, वो एम्फसाइज करता है सेक्युलरिज्म के ऊपर, मतलब हर एक धर्म स्टेट की नज़र में एक समान है। वो बात करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के ऊपर। तो जो आप बता रहे हो कि भैया ये एक रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा आकर के अगर किसी भी तरीके से इनॉग्रेशन कर रहा है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज दिस इज अलाउड। कोई भी इंसान, क्योंकि स्टेट की नज़र में हर एक इंसान न्यूट्रल है। कोर्ट ने यही चीज़ बोली कि भैया ये इवेंट जो होता है स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, और स्टेट क्या है, सेकुलर है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए। एम इस्माइल फारूकी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था, स्टेट एक सेकुलर एंटाइटी है, और सेकुलर अगर कोई रिबन कटिंग हो रही है, रिलीजियस पूजा हो रही है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये केवल रिबन कटिंग है, यहाँ कोई रिलीजियस पूजा के रेफरेंस से बात नहीं की जा रही है। तो स्टेट किसी भी तरीके से धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। अगर स्टेट ने डिसाइड किया है कि भैया ये मुस्लिम बुकर प्राइज विनर बानू मुश्ताक आके रिबन काटेंगे, तो इट इज़ कंप्लीटली फाइन। आप इसमें आके कोई भी पिटीशन इस तरह से नहीं डाल सकते हो, डिसमिस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। चलो, की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 25 का डिस्कशन इसमें कहीं ना कहीं है, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रीट्रेट किया जो अपना 1994 का जजमेंट दिया था। इसमें कहा था स्टेट सेकुलर है। वही कह रहे हैं कि भाई साहब ये रिबन कटिंग में अगर आप आके रिलीजियस, बोलते हैं ना, अपना रिलीजियस सेंटीमेंट घुसाओगे तो वो चीज़ पूरी तरीके से गलत है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रिगार्ड में आर्टिकल 25 to 28 है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले पूरा आपको समझाया हुआ था, ठीक है। 25 क्या है, 26 क्या बात करता है, 27 बोलता है भाई किसी भी तरीके से कोई टैक्स देने पे कंपल्शन नहीं होगा, जो आपके बोलते हैं ना जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिसमें रिलीजियस कंप्लीट प्रमोशन हो रहा होगा, ठीक है। चलो, अब 2020 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये भी आप सोचिए, ये देखिए एग्जैक्टली रिलीजियस से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए 12 से 35 जितने भी फंडामेंटल राइट है ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए वेस्ट बंगाल पीसीएस का सवाल है कि कौन सा आर्टिकल राइट टू रिलीजन की बात करता है। आप बोल दोगे 1 बात करता है। अब आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। लास्ट आर्टिकल बात करता है, पहले तो ये समझो कि ब्राजील होस्ट कर रहा है 2025 की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था COP30 के बारे में जो ब्राजील में होने जा रही है, और उसमें कौन कौन से करंट गैप्स प्रिवेल कर रहे हैं। COP30 होती है तो उसके पहले कुछ प्री समिट्स होती हैं, जो लीडर्स बोलते हैं ना सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कि भैया जो आपके लीडर्स मिलेंगे COP30 में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है प्री समिट्स। हर एक देश ने, इवन दो अभी इंडिया ने अपना जो NDC है, जिसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ये क्या होता है NDC, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये होता है कि एक देश कितनी मात्रा में अपना जो ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लाइमेट चेंज गोल्स को रिड्यूस करने के लिए किस तरीके से काम या स्टेप्स लेगा। तो ब्राज़ील में जो होने जा रही है उसमें इंडिया की प्रेजेंस जो है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट थी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कही जा रही है कि भैया एक हमने अपॉर्चुनिटी या चांस को मिस कर दिया अपने मॉडल को शोकेस करने का, क्योंकि ये क्या है, ये COP30 से पहले एक समिट हो रही है, ठीक है, एक तरीके से कॉन्फ्रेंस हो रहा है आपका क्लाइमेट और हेल्थ के ऊपर। कहाँ पे हो रहा है, बेलेम। बेलेम कहाँ पे है, ब्राज़ील पे है,
दैट्स ऑल, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया के रेफरेंस में कुछ इंसाइट बोलें, भाई इंडिया कौन कौन से मॉडल अपने शोकेस कर सकता है और क्या क्या सीख सकता है। तो पहले तो है प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई के लिए जो एमजी नरेगा, रूरल जॉब्स देने की बात करता है 100 दिन इंसान को। फिर उज्ज्वला योजना जो क्लीन कुकिंग फ्यूल के ऊपर बात करता है जिससे एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। तो देखो ये क्लाइमेट के ऊपर बात कर रहा है, ये जो पीएम पोषण है हेल्थ के ऊपर बात कर रहा है। मतलब ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये कंप्लीटली रिलेट कर रही है इंडिया की जो पॉलिसीज चल रही हैं। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या है, ये आपकी एग्जैक्टली क्लाइमेट पॉलिसी की तरीके से बोलते हैं लेबल नहीं किया गया इनको, लेकिन इनका इम्पैक्ट क्लाइमेट और हेल्थ दोनों में पड़ता है। कैसे पड़ेगा? उज्ज्वला योजना इनका मेन रखा गया था भैया क्लीन कुकिंग फ्यूल मिले जिससे उनको हेल्थ प्रॉब्लम ना हो वुमेन को। लेकिन इससे आप थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे देखो तो क्लाइमेट पे भी तो इम्पैक्ट होगा ना। क्लाइमेट में जो फॉसिल फ्यूल जनरली लकड़ियाँ जलाई जाती थी वो कम होंगी तो एयर पोल्यूशन भी तो कम ही होगा ना उससे। तो इम्पैक्ट ब्रॉडर है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक बताऊं कि क्या क्या चैलेंजेस प्रिवेल कर रहे हैं अभी भी। चैलेंजेस ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइलोज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अभी प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा नहीं है। सेक्टोरल कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेल कर रहा है, अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर को रिफिल करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को शो करती हैं। फिर अभी भी सोशल कल्चरल बैरियर एग्जिस्ट कर रहा है कि एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। आउटपुट के ऊपर फोकस हो रहा है, अभी भी एक प्रॉपर तरीके से हेल्थ लिंक्ड आउटकम के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस प्रिवेल कर रहे हैं। तो ऑथर करने की कोशिश कर रहे हैं इन चैलेंजेस को लेकर के हम लोग पहुंच सकते थे बैलेम, तो हमें सीख मिलती, हमें अपना मॉडल शो करते, दूसरे के मॉडल देखते, उससे हमको एक अच्छी खासी आइडिया मिल जाता। तो इसका वे फॉरवर्ड यही है, वे फॉरवर्ड ये है कि भैया हमें स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजेशन करना होगा, हमें क्लाइमेट एक्शन को अच्छे तरीके से फ्रेम करना होगा कि वो एक हेल्थ इमरजेंसी भी है। क्लाइमेट चेंज कोई ऐसा ही नहीं कि बस क्लाइमेट चेंज एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इंसान के लिए बात हो रही है। क्लाइमेट एक तरीके से हेल्थ इमरजेंसी को भी शो करता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, वे फॉरवर्ड का मतलब क्या है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, आगे हमें क्या करना होगा। हमें हेल्थ इम्पैक्ट का असेसमेंट करना होगा। एनर्जी ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो बनती है, मतलब जितनी भी पॉलिसीज़, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं बेसिकली गवर्नमेंट की, वो जो पॉलिसीज़ बना रही हैं उन पॉलिसीज़ का असेसमेंट होना चाहिए कि ये पॉलिसीज़ कैसे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। कंक्लूजन में इंडिया एक ग्लोबल मॉडल बना सकता है जिसमें इंटर सेक्टोरल काम हो, मतलब हर एक सेक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें और क्लाइमेट गवर्नेंस के ऊपर फोकस हो, वेलफेयर स्कीम्स और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो और सोसाइटी पूरी तरीके, अब खुद न केवल एक इंसान के ऊपर नहीं लेकिन पूरी सोसाइटी को इंटीग्रेट करके हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे क्या हो, क्लाइमेट और हेल्थ चैलेंजेस एक साथ रिड्यूस किए जा सकें, टैकल किए जा सकें। ठीक है, तो ये पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। मेन चीज़ पता होनी चाहिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, इस पॉइंट्स का यूज करके आप सोचिए हेल्थ फॉर ऑल में क्या क्या दिक्कतें हैं। सो आप दिक्कतों में ये चैलेंजेस लिख सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस लिखने के बाद क्या क्या सोल्यूशन है, मतलब उसमें पॉलिसीज भी लिखिए, क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बना रखी है जिसकी वजह से हेल्थ फॉर ऑल कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।